सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। लो भाई योगेश को तस्वीर खींचने तो खींच लो। चलिए अभी एक बस जानना चाहता हूँ, फॉर्मल शुरुआत तो ये कराएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ अपने में प्रिंट के कौन कौन है? प्रिंट के कोई साथी आए हैं क्या? अच्छा, तो फिर वो दिखेंगे नहीं अगर पीछे बैठे हैं तो? कोई बात नहीं, आजकल चलता है क्या? नहीं आजकल बुरा मानने का रिवाज नहीं है सर। प्रेस नोट जाएगा सरकारी। चलिए नहीं, मैं तो अपनी बिरादरी का ख्याल रखने के पक्ष में हूँ। आपकी बिरादरी में नहीं है क्या? ये तो तब उसी की बात कर रहा हूँ मैं तो उधर की बात कर रहा हूँ। चलिए करिए। जैसे कि आप सबको विदित है, कल हरियाणा का बजट पेश हुआ है। उसी के अंतराल हमारे ये डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी आए हुए हैं हमारे बीच। बजट को लेकर ये सारे पॉइंट्स आपको बताएंगे जो हमारा कल बजट पेश हुआ। हाँ, मैं यही कह रहा था, मैंने तो शुरुआत वहां से की, बैठने की व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। हाँ, ये आवाज सुंदर सी किसकी है? वो मुझे मतलब कर्णप्रिय आवाज पता चल गई थी कि कोई सोना सा बंदा ही ऐसी बात कह सकता है। गुरु लोग तो कैसे करें बताएं, थोड़ा ठीक करिए व्यवस्था को। जो पीछे बैठे हैं वो भी तो दिखने भी चाहिए। बैठने की व्यवस्था बढ़ा के हाँ, थोड़ा सा बैठने की व्यवस्था दुरुस्त कर दें। चलिए चलिए कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले सिरसा की धरती को, बाबा सरसाईनाथ की नगरी को और वहां के जो मेरे कुनबे के साथी हैं, मेरा कुनबा यानी मैं, क्योंकि पत्रकारिता का विद्यार्थी, पत्रकारिता का शिक्षक, पत्रकारिता का कर्मकार रहा हूं, और अक्सर ये कहता हूं कि जब तक जीवन रहेगा कुछ भी काम मिले जीवन में करने को, लेकिन वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट, उस भाव से मैं पत्रकार तो रहूंगा ही। उस भाव से सबसे पहले अपने कुनबे के उन मित्रों को जिनको मैं देख पा रहा हूं, और उनको भी जो मित्रों के पीछे छिप गए दिखते हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। इस समय जब मैं सिरसा आया हूं, सिरसा जो लंबे समय तक मेरी सक्रिय कर्मभूमि भी रही है, सिरसा जिससे मेरा नाता आज भी कायम है, सिरसा की धरती पर लौटना हमेशा अच्छा लगता है जब कभी भी मौका मिलता है। मैं मेरे साथ वीर शांति स्वरूप जी, यहाँ की नगर परिषद के अध्यक्ष वे हैं, हमारे महामंत्री अंबर जी हैं, सागर केरवाला जी, विष्णु शर्मा जी, देवराज मोयल जी और सुमन सैनी जी हमारे पार्टी संगठन के मित्र यहाँ पर बैठे हैं। उन सब की ओर से आप सबको प्रणाम करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कल वित्त मंत्री के रूप में अपना अगले वर्ष का बजट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बजट के प्रस्ताव हरियाणा की विधानसभा के पटल पर रखे। आप सब लोग जागरूक मित्र हैं, आप लोगों ने बहुत ध्यान से वो सुने भी होंगे। 3 घंटे के लगभग मुख्यमंत्री जी लगातार उन बजट प्रस्तावों को जब प्रस्तुत कर रहे थे विधानसभा में, तो आप विधानसभा के सामने ही नहीं, वो मीडिया और सोशल मीडिया के मित्रों के माध्यम से हरियाणा की जनता और हरियाणा के वो लोग जो हरियाणा से बाहर भी रहते हैं, उन सब तक पहुंच रहे थे। हमारे वार्षिक बजट प्रतिवेदन में अगले वित्त वर्ष के बजट में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ एक का जिक्र करने के लिए मैं आप लोगों के मध्य में उपस्थित हुआ हूं। इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत बात जो मुझे प्रसन्न करती है और हर हरियाणवी को प्रसन्न करेगी, वो ये है कि बजट इस अंदाज में, इस भाव के साथ तैयार किया गया है कि हरियाणा के कदम वो 2047 के आत्मनिर्भर और उन्नत भारत के कदमों के साथ मिलते दिखाई दें, और मिलते नहीं साहब,
भारत की जो प्रगति है, भारत की जो उन्नति है, उसकी उसकी गति में हरियाणा का योगदान वो आज भी अन्य अनेक राज्यों से बेहतर है। 47 तक हर वर्ष हमारी भूमिका वो महत्वपूर्ण हो। लक्ष्य ये है कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम बन जाएं जब भारत आत्मनिर्भर हो। अच्छी बातों की शुरुआत, अच्छी बातों का जिक्र करना शुरू करें तो मैं आपसे शुरू कर दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा सुकूनदायक होगा। मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण की प्रमुख घोषणाओं के अंत में एक बिंदु रखा और वहां हमारे मीडिया के मित्रों का ध्यान इस सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को है, वो बात प्रतिलक्षित होती है। पत्रकारों को, प्रदेश के पत्रकारों को संकट की घड़ी में जो सहायता, आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के सरकार के पुराने प्रावधान थे, उसकी एक सीमा थी, 2.5 लाख रुपए तक की ही सहायता सरकारी कोष से किसी संकट में हमारे पत्रकार मित्रों को मिल पाती थी। हमें गर्व है पत्रकार के नाते, कलमकार के नाते। मुझे संतोष भी है कि राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए उस सीमा को करने का निर्णय लिया है। जब मैंने कहा कि अपने से शुरू करना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपने से, आपसे और अपने से शुरू की। फिर अगला बिंदु मैं छेड़ना चाहूंगा तो मुझे गांव जाना पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों मैं हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यरत हूं। तो इस बजट में गांव के विकास पर, गांव की तस्वीर को उन्नत, अधुनातन, दमदार, चमकते दमकते भारत, जो हमारे सपनों का भारत है, 47 का भारत, उसके अनुरूप ढालने की दिशा में अनेक उपाय, अनेक प्रस्तावों की घोषणा की गई है। अगर मैं सारे के सारे बिंदुओं का जिक्र करना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है कि 3 घंटे मुख्यमंत्री जी को लगे और धारा प्रवाह में बिना पानी पिए वो उन्होंने बजट प्रस्ताव को पढ़ा। उन सारे बिंदुओं का एकदम प्रत्यक्ष जिक्र करना मुझे लगता है वो तर्कपूर्ण नहीं होगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम ग्राम विकास का बजट, उसमें वृद्धि जो कर रहे हैं वो 22.8% की पिछले बजट की तुलना में वृद्धि कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा और हरियाणा के अनेक गांवों की पंचायतें ये जानकर प्रसन्न होंगी कि इस वर्ष भी गांवों के जो हमारे जोहड़ हैं, जिनको अब हम जोहड़ कहने के बजाय बेहतर करके सुंदर बना के अमृत सरोवर कहते हैं, और अमृत सरोवर बनाने का क्रम हमने अनेक वर्षों से शुरू किया हुआ है मनोहर लाल जी के कार्यकाल से। इस वर्ष के अंत तक, यानी आगामी जो वित्त वर्ष है जिसका बजट प्रस्तुत हुआ है, उस वित्त वर्ष के अंतिम चरण तक, अंतिम पड़ाव तक लक्ष्य ये रखा गया है कि 2200 अमृत सरोवर वो बनकर तैयार हो जाएंगे। और जोहड़ जब अमृत सरोवर में परिवर्तित होता है तो उसका उस दृश्य को जिसने देखा, अपने में से कुछ गांव के लोग होंगे, गांव के साथी होंगे, और गांव में अगर आपके अमृत सरोवर बना है तो परिवर्तन कितना आता है और कैसे आता है, वो जिसने देखा है वही महसूस कर सकता है। जो अभी तक नहीं गए किसी ऐसे गांव में जहां के सरोवर को हमने अमृत सरोवर बना दिया, मैं निमंत्रण दूंगा अगली बार जब सिरसा आऊंगा तो सिरसा के कुछ अमृत सरोवरों का जमीन पर, धरातल पर जाकर के मूल्यांकन भी हम कर सकेंगे कि कुछ अच्छा हुआ है तो ये हुआ, और कहीं कोई खामी भी रह गई है तो हम उसको कैसे दूर करेंगे। आपने एक चीज महसूस की होगी मित्रों कि 2014 से पहले हरियाणा के गांव में पुस्तकालय हों, इसकी कल्पना केवल सिरसा वालों की थी। डॉक्टर जे गणेशन, मुझे याद है जब मैं विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष था, डॉक्टर जे गणेशन एडीसी थे शायद उस समय शुरुआत में, और ये जो है केंद्र सरकार की एक योजना आई थी, उसके तहत गांव में भी पुस्तकालय होना चाहिए बच्चों को बैठकर पढ़ने के लिए, उसकी कल्पना उन्होंने की थी और वो काम यहां शुरू हुआ था। लेकिन सच्ची बात यह है कि सिरसा में जो काम शुरू हुआ था ना, हरियाणा के अनेक जिले उससे पूरी तरह से वंचित थे। इस सरकार ने मनोहर जी के नेतृत्व में गांव गांव पुस्तकालय बनाने का क्रम शुरू किया था। पहले यह सिलसिला शुरू किया था, आपको अगर ध्यान हो, जो हमारी बिजली वितरण की कंपनियां हैं, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, जब ये पहली बार नफे में आई, लाभ में आई, तो सरकार ने कहा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये
अपने मुनाफे को गांव पर खर्च करेंगी। गांव से बिल आना शुरू हुआ, गांव में बिजली बेहतर गई, लोगों ने बिल भरने शुरू किए, कंपनियां मुनाफे में आई और हमने कहा कि मुनाफे को कंपनी के खाते में नहीं रखेंगे, उसका एक अंश गांव पर लगाएंगे और गांव में लगाएंगे तो पहले सबसे पुस्तकालय बनाएंगे। हमने सरदार पटेल के नाम से ग्रामीण अंचल में पुस्तकालय बनाने शुरू किए और बाद में पंचायती राज विभाग ने पंचायतों के माध्यम से, जिला परिषदों के माध्यम से पुस्तकालय बनाने शुरू किए। 250 अटल पुस्तकालय, जिनमें से सिरसा के भी मुझे लगता है आधा दर्जन पुस्तकालय होंगे कम से कम, उनका लोकार्पण अटल जी की जयंती पर, 100वीं जयंती पर हुआ। सरकार ने तय किया है, मुख्यमंत्री जी अब की बार जब बजट प्रस्तुत करने खड़े हुए तो उन्होंने उन ग्रामवासियों की आकांक्षा का ध्यान रखा जिन्होंने कहा था भाई 250 बन गए, मारी बारी कदर आएगी। तो मुख्यमंत्री जी ने भी और हमारे पंचायती राज मंत्री जी ने भी ये बात पहले ही कही थी कि पुस्तकालय वो केवल कुछ गांव में रहे, हम इस पर रुकने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले भी नहीं, रुकने वाले भी नहीं। हम हर गांव में अच्छे पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी गांव के बच्चों को, नौजवान नवयुवतियों को पढ़ने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के लिए उपलब्ध कराएंगे। तय किया गया है कि 1000 और पुस्तकालय इस वर्ष के अंत तक हम हरियाणा के गांव में दे देंगे और यह सिलसिला रुकेगा नहीं जब तक सारे 6,500 जो हमारे गांव हैं सब जगह पुस्तकालय नहीं बन जाते। ये क्रम हम आगे बढ़ाते जाएंगे। एक बात जिस पर निरंतर मेरा आग्रह रहता है और मैं आपका साथ चाहता हूं, पूरे प्रदेश में अपने मीडिया के मित्रों का साथ मांगता हूं, आज मैं आपके माध्यम से, सिरसा की इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से, इस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता में आते ही एक बात कही थी कि हम भारत का उदय करना चाहते हैं, भारतोदय करना चाहते हैं, लेकिन हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं, हमें बिल्कुल शीशे की तरह साफ है ये बात हमारे मनों में कि जब तक गांव सर्वोत्कृष्ट नहीं होगा, गांव सबसे बेहतर नहीं बनेगा, तब तक भारत, उसका उदय नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने एक उद्घोष दिया था, ग्रामोदय से भारतोदय। भारतोदय ग्रामोदय से होगा और ग्रामोदय कैसे होगा? तो हमने तय किया गांव की सरकार को मजबूत करेंगे। कभी कभी कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई होंगी। गांव की सरकार जो सबसे धरातल की सरकार है, वहां पर प्रजातंत्र को मजबूत करें। हर ग्रामवासी को यह लगे यार मेरे भी इन्वॉल्वमेंट है, मैं केवल वोट डाल के घर नहीं बैठ जाता। इस भावना के साथ भारत के संविधान में, पंचायती राज अधिनियम में जो प्रावधान किए गए हैं कि गांव के महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय कहां होना चाहिए? पंचायत को करना चाहिए कि सरपंच को करना चाहिए? आप लोगों में से भी बहुत सारे मित्र शायद इतने सचेत ना हो इस विषय को लेकर। कानून कहता है, संविधान कहता है कि गांव का सरपंच अगर गांव का प्रधानमंत्री है, गांव की पंचायत चुने हुए मेंबर्स, उनको आप गांव की मंत्री परिषद कह सकते हो, वो गांव के मंत्री हैं। तो गांव में एक और इदारा है जिसका नाम ग्राम सभा है। गांव का प्रत्येक वोटर ग्राम सभा बनाता है। कानून ये कहता है कि ग्राम सभा में महत्वपूर्ण निर्णय होने चाहिए, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें वो ग्राम सभा में फैसले होने चाहिए, ताकि हर ग्रामवासी को लगे कि मैं वोट पाई तो मेरी ताकत गई 5 साल के लिए, ये ना हो। हम ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बजट में पहले से 10 विषय वो ग्राम सभाओं में ले जाने अनिवार्य हैं चर्चा करने के लिए। 6 नए विषय इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तावित किया कि अब ग्राम सभाओं में ही जाएंगे साहब, वहीं पर उनकी चर्चा होगी और अंतिम निर्णय उन पर होगा। और वो 6 विषय ऐसे हैं जो हम सबको प्रभावित करते हैं। हमारे ठोस कचरे का प्रबंधन होना चाहिए। अभी तक बहुत स्थानों पर ठोस कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था नहीं है। कचरा इकट्ठा भी कर लिया तो ये उसका होगा क्या, उसकी व्यवस्था हम बहुत बढ़िया नहीं कर पाए, लगे हैं उस काम में। ठोस कचरे का प्रबंधन हो। बहुत सारे गांव में घुसते ही लोग आपको कहेंगे बाकी काम रहने दो जी, हमारे गांव में ये जो गंदा पानी है इसकी निकासी का इंतजाम आप करवा दो। सरकार प्रयत्नरत है, प्रयासरत है, लेकिन चाहे ठोस कचरे का प्रबंधन हो, चाहे गंदी पानी की निकासी का प्रबंधन हो, चाहे नए बने अमृत सरोवरों का रखरखाव हो, बना दिए, कई लाख रुपए लग गए अमृत सरोवरों पर, और अगर संभाल की व्यवस्था नहीं हुई, पंचायतों ने उनको संभाला नहीं, ग्राम समुदाय ने उनको संभाला नहीं, दोस्तों आप जानते हो कि बिना संभाल के, चाहे शहर में शांति स्वरूप जी के कोई पार्क हो, चाहे गांव का कोई पार्क या अमृत सरोवर हो, अगर संभाल का सतत इंतजाम नहीं होगा
तो उनकी दुर्गति हो जाती है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 6 नए विषय जो अब ग्राम सभाओं में जाने अनिवार्य हैं, उसमें अमृत सरोवर की संभाल भी है, और एक बहुत महत्वपूर्ण है, गांव वाले समझ सकते हैं उसको। हमारे पास पता है गांवों में बहुत सारे सामुदायिक भवन हैं, हम बिरादरियों की पंचायत घर बना देते हैं, उनको उनके अलग अलग नाम है, सामुदायिक भवन बन गए, कई जगह पुस्तकालय बन रहे हैं, बन तो गए, पैसे आते हैं, बजट में हमने प्रावधान कर दिया, अब 1000 लाइब्रेरी का हमने प्रोविजन कर दिया, बन जाएंगी साहब। लेकिन अक्सर क्या होता है कि लाइब्रेरी बन गई, सामुदायिक भवन बन गया, अब उसका दरवाजा अगर टूट गया तो वो कभी लगेगा नहीं, खिड़की अगर उखड़ गई तो किस फंड से साहब इसका इंतजाम करें। इस बात को लेकर के पंचायतें अक्सर आपसे मुझसे सवाल करती रहती हैं। इस बजट में हमने कहा कि सरकार ग्रामीण भवनों के, सामुदायिक भवनों के, साझी इमारतों की संभाल की चिंता भी ग्राम पंचायतों के माध्यम से एक व्यवस्थित तंत्र खड़ा करके करेगी। तो कुल मिलाकर के ग्रामीण विकास पर, पंचायती राज को मजबूत करने पर इस बजट में पूरा ध्यान दिया गया है। वैसे कोई ऐसा तबका नहीं है जिसकी चिंता नहीं की गई, शहरों के विकास की भी चिंता की गई है। और शहरों में मैं अभी आते आते एक बिंदु पढ़ रहा था कि हमारे नगर निगमों के, हमारे पालिकाओं के, हमारे परिषदों के जो पार्षद हैं, उनको एक निर्धारित धनराशि, आपातकालीन कार्य, तुरंत फुरत कोई काम कराने पड़ जाए तो उनको एक निर्धारित धनराशि तीनों इदारों को, उनके पार्षदों के लिए इस बजट में सरकार ने तय किया है कि हम देंगे। हमने गांव के विकास की बात की, अमृत सरोवर की बात की, तो हम एआई को भी नहीं भूले हैं। तय किया गया है कि हरियाणा के लाखों युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देकर हम हरियाणा को तकनीक के मामले में भी कहीं पीछे नहीं रहने देंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों को कौशल में सुधार करके स्थानीय स्तर पर ही उनको रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था, इसके प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। और एक नया काम जो गांव में होगा, पहली बार होगा, अब तक नहीं हुआ था, वो ये है, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को स्वयं सहायता समूह की फंक्शनिंग का विचार है। हरियाणा में लाखों महिलाएं, गरीब महिलाएं, जरूरतमंद महिलाएं, वो छोटे छोटे समूह बनाकर छोटे छोटे कारोबार करके आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो उनको सरकार मदद करती है, लोन भी देती है, उनको प्रशिक्षण भी देती है। अब एक नया एंगल, एक नया दृष्टिकोण, एक नया रास्ता ग्रामीण महिलाओं के लिए खोला है। उनमें से कुछ महिलाएं स्वयं सहायता समूह की, वो कहती थी हमने डेयरी बनानी है। अब डेयरी बनानी है तो डेयरी के लिए तो जगह चाहिए साहब, जगह अगर गरीब के पास जगह हो तो गरीब नहीं रहेगा। तो आमतौर पर वो गरीब तबके के लोग हैं, महिलाएं हैं, जमीन का प्रश्न था। तो सरकार ने इस बजट में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने इस बजट में एक नया प्रावधान किया कि 500 वर्ग गज तक का भूखंड वो इन स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं, इनको हम मामूली किराए पर 10 रुपए प्रति वर्ग गज का शायद उसमें प्रावधान किया गया है, उस पर हम देंगे। इसमें वे अपनी डेयरी विकसित कर सकेंगी, अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगी। एक गांव के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण काम यह हुआ है, आप लोगों ने हमारा बिजली के सुधार का जो क्रम है ना, उसको महसूस किया होगा, और जो गांव का उसने तो पक्का करा होगा। मैं अगर 2008 में, 10 में, 12 में अपने गांव जाता था तो मेरे सामने संकट ये था कि गांव से फटाफट कुरुक्षेत्र, सिरसा या रोहतक के लिए निकल लो। क्यों भाई? बिजली आवे नहीं, रहा जावे नहीं। सख्त मौसम में गांव में रहना शहरी हो चुके प्राणियों के लिए वो दूभर हो गया था। पानी भी प्रभावित होता था, शौचालय भी प्रभावित होते थे, रसोई भी प्रभावित होती थी। हमने हरियाणा के 80% से अधिक, करीब 6000 गांवों में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कर दी। आबाद बिजली की व्यवस्था तो पहले भी थी, कोई ये नहीं कह सकता कि बिजली नहीं थी, बिजली थी, लेकिन टूटमा हवे थी, फुटमा हवे थी, फुटकर मिला करती थी, फोड़ फोड़ के देते थे, और कभी कभी तो कमर तोड़ के और मूड खराब करके बिजली दिया करते थे। ताऊ के आगे ताई रोटी की थाली सरकाया करती और वो टुकड़ा तोड़ने लगता था, इतनी देर में बिजली गुल। मूड बना के मक्की की रोटी और साग
खाने के लिए ताऊ जी जब बैठते थे तब तक बिजली जा चुकी होती थी और वो सरकार को कोसा करते थे। अब हरियाणा के इन 6000 गांवों में बिजली 24 घंटे उपलब्ध है, आबाद निर्बाध रूप से उपलब्ध है। हमने बहुत बेहतर चीजें उसमें की हैं। अगला कदम खेत की बिजली की स्थिति को और बेहतर करने के लिए हमने उठाया है। कल के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनको वित्त मंत्री जी भी कह के पुकारा जा सकता है ना, क्योंकि उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है वित्त मंत्री के नाते, तो कल के बजट में हरियाणा के माननीय वित्त मंत्री और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा की बिजली वितरण निगम या बिजली वितरण की जो 2 कंपनियां हमारी हैं उनकी बिरादरी को बढ़ाने, उनके विस्तार का ऐलान किया है। एक नई बिजली वितरण कंपनी जो खेत की चिंता करेगी, एग्री डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इस रूप में वो गठित करने का भी निर्णय, कह लीजिए निर्णय उसको अब तब तक नहीं कहेंगे, अगर टेक्निकली बात करनी हो, जब तक कि बजट विधानसभा पारित नहीं कर देती, तो उन्होंने इस बजट में प्रस्ताव किया है। उसका नाम रखा है हरियाणा एग्री डिस्कॉम, और एक कोष नया बनाने की बात की है। हमने लखपति दीदी का कंसेप्ट केंद्र की सरकार लेकर आई थी, ड्रोन महिलाएं चलाएंगी, खेती में भी उसका उपयोग होगा, इसका प्रशिक्षण देना शुरू किया था। फंड्स चाहिए ना टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने के लिए, तो एक एग्रीटेक फंड नाम से एक नया गांव और किसान पर केंद्रित एक नया फंड माननीय वित्त मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी और नैनो यूरिया को प्रमोट करने के लिए काम करेगा। इस तरह से बहुत सारी घोषणाएं इस बजट में की गई हैं। मैंने ज्यादा ध्यान मुझे वहीं का करना चाहिए था ना जहां का मैं हूं, गांव जिस पर इस सरकार का ध्यान है, फोकस करके हम विकसित करना चाहते हैं। वैसे महिलाओं के क्षेत्र में जैसे मैंने ये कहा ना कि वो डेयरी बना सकेंगी गांव में, तो हमने कहा जी केवल डेयरी नहीं, एक नई योजना आई है पिंक कैब करके, एक नई योजना महिलाओं के लिए सरकार ने घोषित की है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, अगर महिलाएं कैब के लिए लोन जो है अगर वो अप्लाई करती हैं। स्वास्थ्य की बात करेंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन आया 14 से लेकर के आज तक। आयुष्मान भारत, निरोगी हरियाणा, बहुत सारी चीजें हमने बदल डाली। अब हरियाणा के किसी गांव का कोई बुजुर्ग, जब मैं ये कहता हूं तो मैं लोगों के मुंह से सुनी हुई बात कह रहा हूं, ऐसे लोग थे साहब, मैं और आप अपने से अधिकांश ठीक ठाक जगह पैदा हुए भगवान की दया से, लेकिन मेरे और आपके पड़ोस में ऐसे लोग थे ना जो हॉस्पिटल जाते थे, डॉक्टर बीमारी डायग्नोज करता था, फिर मरीज के जो परिजन थे वो उससे पूछते थे, डॉक्टर साहब बागड़ी में, जो मैं सीख नहीं पाया सिरसा रह के भी बागड़ी में बोलता, वरना तो वो पूछते कि डॉक्टर साहब कितने पैसे लागेंगे। तो वो जब मरीज के इलाज का खर्चा बताता था अमन जी, तो बहुत सारे ऐसे मरीज और उनके परिजन थे वास्तव में जिनके पसीने बीमारी का नाम सुन के कम छूटे होते थे, इलाज का नाम सुन के छूट जाते थे। आयुष्मान भारत योजना आने से उसमें कुछ कमियां भी कभी रही होंगी, हम उनको दूर भी किया और आगे दूर करेंगे, लेकिन आयुष्मान भारत योजना आने से, चिरायु हरियाणा योजना आने से हरियाणा में अधिकांश हरियाणवी उस योजना के दायरे में आ गए हैं, और अब कोई इलाज की कमी के कारण उपचार नहीं होगा साहब, पैसे नहीं मेरे को, असी इलाज नहीं करवाना, असी मरीज अपने नु घरे ले जाने, सेवा कर लेंगे, या डॉक्टर ही कह देता भाई पैसे नहीं है तो सेवा कर लो। अब हरियाणा में कम से कम ये स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। 18 नए डायलिसिस सेंटर प्रदेश को इस अवधि में मिलेंगे। मुझे लगता है सिरसा में भी उनमें से कोई ना कोई होगा, और 100 नए हेल्थ सब सेंटर्स वो इस बजट में खोलने का प्रावधान किया गया है। और जब सिरसा की बात हो रही थी तो मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था कि सिरसा का जो नागरिक अस्पताल है उसको भी अपग्रेड करने का एक प्रकार का उल्लेख बजट प्रस्तावों में है। वहां पर एक क्रिटिकल केयर यूनिट अतिरिक्त 25 बेड का 50 का, हाँ 50 बिस्तर का एक अतिरिक्त क्रिटिकल केयर यूनिट, उसका प्रावधान
वहां पर किया गया है। और फिर सिरसा की बात करें, हाँ, इस बात को स्वीकार करने में किसी को परहेज नहीं होना चाहिए कि हरियाणा में नशा अगर सबसे बड़ी चुनौती आज भी किसी एक जिले में है, रोल नंबर 1 अगर कहना हो, तो हमें मानना पड़ेगा कि सरहद का जिला होने के कारण 2 राज्य अलग अगल बगल में हैं, उनको छूते हैं। तो हमारे यहां ये चुनौती आज से नहीं, कई दशक से है। उसका स्वरूप थोड़ा बहुत बदलता रहा होगा। सरकार ने सिरसा को ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, इसके लिए भी एक तंत्र खड़ा करने का प्रस्ताव इस बजट में किया है। स्वच्छता से लेकर के स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, समाज का प्रत्येक वर्ग, चाहे पिछड़े वर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, समाज के प्रत्येक वर्ग की चिंता को समाहित करता एक बजट हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने वो प्रस्तुत किया है। और अंतिम इसकी एक खूबसूरत बात, अगर आप मुझे इजाजत दें, आप लोगों को यूं ना लग रहा हो कि लंबा हो गया, मैं 3 घंटे मुख्यमंत्री जी के जैसा भी सारी कहानी कह सकता हूं। जो इसकी एक अच्छी बात है जिस पर हमें गर्व है और आपको भी मन माने तो हमारी तारीफ करनी चाहिए, 2014 में जब हम सरकार में आए थे, उस साल बजट का कितना सरकार ने खर्च कर दिया। जब हम सत्ता में आए, बजट तो पिछली सरकारें भी बनाती थी, हर साल बनता ही है। हमारे आने के समय तयशुदा बजट का कितना वित्तीय वर्ष के अंत तक खर्च हो गया, उसका आंकड़ा 84 कुछ, या यूं कह लीजिए 85% होता था। 15% बजट होकर भी नहीं होता था, खर्च नहीं होता था, व्यय नहीं होता था। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि बीते वित्त वर्ष का, यानी जो चालू वित्त वर्ष है, मार्च के अंत तक जब हम जोड़ करने बैठेंगे, वित्त विभाग का यह दावा है और मुख्यमंत्री जी ने यह आंकड़ा रखा है प्रदेश के सामने कि साहब, हरियाणा की वर्तमान सरकार इतनी एफिशिएंटली अपने बजट के प्रावधानों को अपने किए हुए वादों को लागू करने में इस्तेमाल करती है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक, अर्थात 31 मार्च की सांझ ढले तक, रात्रि 12 बजे तक, हम लगभग 98% अपना बजट उसको खर्च कर चुके होंगे। ये अपने आप में उपलब्धि है। उपलब्धि ये भी है कि मैं ही कह दूंगा, भाई रुको जसूजा जी बैठो। उपलब्धि ये भी है कि हमने, ये कुनबे के लोग हैं ना, कुछ भी कह सकते हैं, हमने वित्तीय अनुशासन भी कमोबेश अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर किया है, चाहे राजकोषीय घाटा हो, चाहे आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो। जो केंद्र की सरकार ने नियम बना रखे, भारत की संसद ने, हमने सारी चीजों को उस दायरे में रखने का प्रयास किया है। मुझे तो और बहुत कुछ कहना था, मेरा और बहुत कुछ कहने का मन भी है। कुछ चर्चा सवाल जवाब के रूप में भी अगर आप करना चाहें तो मैं आपका स्वागत करता हूं। सिरसा वाले किन्नू प्लांट का भी जिक्र, सवाल छोटे जवाब सर जी। छोटी बात तो मैंने कभी करी नहीं ना विजय जसूजा जी। हाँ, ये किन्नू प्रोसेसिंग का प्लांट, ये भी आपके बजट का हिस्सा है। 25 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार होगा। किन्नू सिरसा की पहचान है। मैं पिछले हफ्ते चंडीगढ़ जा रहा था करनाल से, तो मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे साथ गाड़ी में बैठे थे। चंडीगढ़ में घुसते हुए सड़क किनारे रखे किन्नू, और वो उत्तर प्रदेश के थे, मेरे फूफा थे साथ में। तो उन्होंने कहा, भाई यूपी वाले स्टाइल वाले, भाई गाड़ी रोको। मैंने कहा जी क्या हुआ? किन्नू ले लें। तो किन्नू खरीद लिए, स्वाभाविक रूप से सब लोग खरीदते हैं। फिर उनको भी मालूम था कि ये जो किन्नू है, ये मुझे वो कहने लगे, वीरेंद्र मुझे लगता है ये किन्नू जो है तुम्हारे सिरसा का होगा। तो किन्नू यहाँ की पहचान है, कपास नरमा यहाँ की पहचान है। मुझे लगता है उन सारे क्षेत्रों में भी अंततोगत्वा कुछ इनोवेटिव हम करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब सवाल जवाब कुछ हैं तो कर सकते हैं, सीधे सवाल, और कोशिश करूंगा विजय जसूजा के कहे अनुसार छोटे जवाब दिए जाएं। 2014 ये तय कर लें, एक बारी एक साथी बोलें, और एक बारी जिनको एक बार मौका मिल गया वो जब बाकियों की बारी आले फिर कहें। जी, कहां से शुरू करें?
2014 के बाद आपने बड़े परिवर्तनों की बात की। पहले बजट पेश होता है तो लोग कहते थे एक तरफ सरकार बनी है, एक तरफ ही विकास होगा। सिरसा का जो है विकास का कहीं नाम नहीं आता नहीं था। और अब वही लोग ही कह रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकला चाहिए। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप कहेंगे तो अगली बार जब आऊंगा तो सिरसा में विकास कार्यों के नवीनतम डेटा उसके साथ भी आ जाऊंगा। मैं जिस सरकार के प्रतिनिधि के नाते आपके बीच में बैठा हूं, हमने कम से कम क्षेत्रवार भेदभाव जो पहले चलता था, आपको भी मालूम था, मुझे भी मालूम था, हमने क्षेत्रवार भेदभाव को समाप्त किया है। मनोहर जी के समय में बहुत जिद से उन्होंने किया। जैसे उन्होंने नौकरियों के मामले में जिला, जाति और नोटों का झोला इस सिलसिले को खत्म किया, ठीक उसी तरह विकास के मामले में भी वो स्वयं मनोहर जी 90 की 90 विधानसभाओं में गए थे। और मुझे याद है उस साल जब उन्होंने वो दौरा किया तो सब विधानसभाओं में लगभग एक जैसा सा विकास के लिए धन आवंटित किया था। अगर आपको लगता है कि इसके आंकड़े चाहिए तो वो तत्काल मेरे पास हैंडी नहीं है, लेकिन आंकड़ों में मैं मतलब आंकड़े जब आएंगे तो मुझे विश्वास है कोई आपको भेदभाव नहीं दिखेगा। प्रोफेसर साहब, विपक्ष कह रहा अब अपने नाम के साथ बता दीजिए। मेरा नाम मुख्तार सिंह जैसवाल। जी मुख्तार जी। विपक्ष का ये आरोप है कि ये बजट जो है आंकड़ों का खेल है और कर्ज की बढ़ोतरी है। जी, इसका उत्तर सरल सा ये है कि बजट वास्तव में आंकड़े ही होते हैं। 1 रुपया सरकार खर्च करेगी तो उसमें कितने पैसे कहां से आएंगे, कितने पैसे रुपए में से कहां जाएंगे, यही बताना होता है बजट में। तो बजट में आंकड़े नहीं होंगे तो क्या होगा। रही बात, आपने एक दूसरा बिंदु क्या बोला, कर्ज। हाँ, उसका ये बार बार कर्ज की बात करते हैं हमारे विपक्ष के मित्र। हमने हमेशा विधानसभा से लेके और आज जब मैं आपके बीच में बैठा हूं, हमने लगातार ये कहा है कि हरियाणा ने वो दौर देखा जब एक शाम को हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों ने फंडिंग मांगी जिससे वो रूटीन में लोन लेते थे। तो बिजली वितरण कंपनियों ने बिजली वितरण कंपनियों को उनके लोन दाताओं ने ये कह दिया कि तुम्हारा क्योंकि लोन वापस करने का हरियाणवी में कहना तो ब्योत नहीं है, इसलिए नो लॉन्गर वी आर गोइंग टू फंड यू। एक आर्थिक स्थिति हमारी ये थी, आज हमने ला करके कहां खड़ा कर दिया, बिजली वितरण कंपनियां वो लाभ में हैं। और रही बात कर्ज की, तो कर्ज के कुछ नियम होते हैं। कर्ज लेना दुनिया में कहीं अपराध नहीं है। अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका के सिर पर भी अरबों डॉलर्स का कर्ज आज भी है। कर्ज लेना अपराध नहीं। जो कॉमर्स पढ़े हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, कर्ज बुरा नहीं, कर्ज का उपयोग आप किस काम के लिए कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने कर्ज लिया, कर्ज के बढ़े हुए आंकड़े दिखेंगे। उस समय का बजट ही कम था, उस समय की जीडीपी ही कम थी, तो उसके अनुरूप कर्ज लेते थे। हां, मैं ये आरोप लगा सकता हूं वो सदुपयोग नहीं करते थे। इस सरकार ने बजट का कर्ज का भी सदुपयोग करने की व्यवस्था खड़ी की है। हम पर यह आरोप नहीं लग सकता कि हमने ऋण लेके घी पिया हो। हमने कर्ज लेकर के विकास दिया है, घी नहीं पिया। सर, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप, और लगातार की भी है, और उसके अलावा एजुकेशन से भी आप संबंध रखते हैं जी। आप लगातार गांव के अंदर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, युवाओं को नशे से दूर करने की बात कर रहे हैं। हमारे देश के मंत्री हैं जो, उन्होंने पूरे दिसंबर में लगभग दर्जन भर पुस्तकालयों का विमोचन किया हरियाणा के अंदर। आज भी 250 सैकड़ों हो गई। भवानी खेड़ा, मैं पर्टिकुलर नाम लूंगा, खरक गांव है जहाँ की लाइब्रेरी बना दी गई है, लेकिन आज तक उसका उद्घाटन हो चुका है, लेकिन उसमें ना तो टेबल है ना कंप्यूटर्स है। तो किस तरीके से ये आप लाइब्रेरी बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में, कागजों में? एलिगेशन मैं उत्तर दे दूं। आप जोड़ेंगे, इसी से जुड़ा हुआ है, शॉर्ट में जोड़ दीजिए। टीवी चौटाला का भी आरोप था यही है। देखिए, 250 अटल पुस्तकालय एक कार्यक्रम में हमने लोकार्पित किए। जिस दिन वो पुस्तकालय लोकार्पित किए, अधिकांश पुस्तकालयों में उस दिन तक इंटीरियर का काम होकर के सुसज्जित कमरे बन चुके थे, फर्नीचर जा चुका था, पुस्तकें भी पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। अगर गांव खरक की बात कर रहे हो? हाँ, खरक को मैं जानता हूं, खरक केलंगे की बात हो रही होगी ना, वो हमारी तो रिश्तेदारी है उस गांव में।
अगर खड़क केलंगे की लाइब्रेरी में पुस्तकें नहीं पहुंची, क्यों नहीं पहुंची, इसकी चिंता व्यक्तिगत रूप से मैं करूंगा। मैं फिर से कहता हूं, हर पुस्तकालय में न केवल पुस्तकें पहुंच रही हैं, अपितु कंप्यूटर खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। अंततोगत्वा ये ई लाइब्रेरीज होंगी। कई बार क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर की खरीद है, हाई पावर परचेज कमेटी में होगी, इकट्ठे बहुत सारे विभागों के कंप्यूटर खरीदने हैं, तो कभी कभी वो प्रोसेस डिले हो जाता है। हम प्रक्रियाओं को भी दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन तय मानिए 250 वो 1000 ये पुस्तकालय धांसू तरीके से चलते नजर आएंगे। आपने और मैंने देखे हैं, सिरसा के गांव में भी देखे, खारियां समेत, जहां बहुत अच्छे पुस्तकालय ग्राम पंचायतों की देखरेख में चल रहे हैं। जो नए बन रहे हैं ये भी वैसे ही होंगे। सर सवाल ये है कि उद्घाटन हो चुका है, हालांकि ये जो काम आप बता रही हैं उद्घाटन से पहले के काम हो जाना चाहिए था। अगर वहां पर, मैंने फिर कहा, अगर वहां पर किसी वजह से पुस्तकें नहीं पहुंची, ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि फर्नीचर भी नहीं पहुंचा होगा। अगर कहीं रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है, मतलब उद्घाटन का मतलब है from that day इसका अर्थ have to be ये कहीं अगर अधिकारियों के स्तर पर इसमें ढिलाई हुई है तो निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा व्यक्ति हूं, ग्राम विकास के काम की देखरेख भी मेरे जिम्मे है, तो मैं सीधा उस गांव में पहुंच जाऊंगा। आने वाले हफ्ते 10 दिन में होली मना लें, उस पश्चिम में तो खरक पहुंच जाऊंगा सीधा, और ये भी तय करेंगे कहीं गड़बड़ है जी, है पक्का। क्या कह रहे हो, लाइव होके बताता हूं मैं तो जी। और वीरेंद्र जी हरियाणा के अंदर भाई साहब चेहरा नहीं दिख रहा, सामने आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, बजट में हर बार हरियाणा को सब कुछ मिलता है। 2 बार आप अपने विधानसभा से टिकट की मांग भी की है, दौड़ भी की है। अब राज्यसभा का चुनाव भी है 5 तारीख का, तो भाटिया जी के साथ साथ चाहते हैं कि आपका भी मंथन हो कि बड़ा आपने सेंटर के लिए काम किया है। ये पार्टी ने तय करना होता है किस मजदूर को कहां खड़े करना है। मैं तो पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में अरुणी मोड में रहता हूं। गुरुजी ने कहा कि जाओ, वो डोर टूट रही है, वो नाक का मुंह दिया हो, तो अरुणी वहां जाके लेट जाता है, फिर पानी रोकना उसका काम होता है। अरुणी से काम क्या लेना है, वो पार्टी संगठन का विषय है। और किसी प्रश्न हेल्थ को लेकर आपकी सरकार अवेयर रहती है, लेकिन धीरे धीरे आयुष्मान योजना का दायरा जो है कम करती जा रही है। आयुष्मान योजना के अंदर जो बड़ी बीमारियों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है और लोगों को सरकारी हॉस्पिटल की लाइन में लगा दिया गया है जहाँ पे इलाज संभव नहीं है। तो आपका क्या कहना है? आप कह रहे हैं कि जो आयुष्मान योजना का दायरा है आपकी सरकार धीरे धीरे कम करती जा रही है। पहले घुटने का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हो जाता था, अच्छा अब नहीं हो रहा है। मैं उसको सिविल हॉस्पिटल में डाल बस दिया। विजय भाई ऐसे नहीं खड़े होना, 2 मिनट रुक जाओ यार, इकट्ठे चलाएंगे। मैं इनकी बात का जवाब दे दूंगा, जोड़ दीजिए। सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में अच्छे ऑर्थो डॉक्टर्स हैं, लेकिन वहां पर एक मशीन है CRM बोलते हैं, उसकी कमी है। हालांकि जो पंचकुला हेडक्वार्टर वहां पर आई हुई है, लेकिन सिरसा नहीं पहुंच पा रही। सिरसा के नाम की भी खरीदी गई है, खरीदी जा चुकी है, आपकी जानकारी? ओवरऑल खरीदते हैं हरियाणा। हाँ, वही इकट्ठी परचेज हुई होगी ना, बांटी जाती है। CRM मशीन, CRM बोलते हैं। CRM मतलब बाजू CRM, ओके। मोटा मतलब ये है, सरकार कहती है कि सिविल हॉस्पिटल में इलाज कराने जाओ, वहाँ मशीनें नहीं है, लेकिन लोग कहाँ जाए नहीं पहुंची। बस ये तो क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट है CRM मशीन का। आज कल होली खेल लेंगे, परसों में विभाग के संबंधित अधिकारियों से व्यक्तिगत कैपेसिटी में भी मैं पूछ लूंगा कि मारे सिरसाड़ी CRM उरे क्यों दर रखी है, सिरसा की CRM सिरसा में चाड़नी चाहिए, पंचकुला में केले वेवा, तो उसकी चिंता मैं कर लूंगा। जो आयुष्मान भारत को लेकर कुछ इश्यूज हैं, मैंने पहले कहा कि समस्याएं होती हैं। एक बहुत बड़ी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना हम लेकर आए, उसका सब तरफ स्वागत हुआ। जब वो योजना चली तो हमारे सामने ये भी आया कि इसमें कुछ लोग ठगी करने लग गए, आप लोगों ने भी देखा ना। उसमें कई लोग चोरी चकारी करते हुए कुछ अस्पतालों की शिकायत आई, तो जब वो खामियां ध्यान में आई तो किसी भी अच्छी योजना में भी खामियां रह जाती हैं, उसका पुनर्मूल्यांकन करते हैं, लूप होल्स को अंग्रेजी में कहें तो प्लग करते हैं, हरियाणवी में कहना हो तो नाक का बिरड़ फूट गई तो कसी ठाके उसको मुंदे भी जाया करे। तो हम खामियों को दूर करने की प्रोसेस में हैं। सरकार की मंशा पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। हमारी इच्छा हर हिंदुस्तानी को वो बेहतर, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने की है। कमियां बताते जाइए, दूर करते जाएंगे। चलते चलते अंतिम टिप्पणी, अगर कोई सवाल नहीं है तो वो ये कि आपका क्वेश्चन है? हाँ, आप कह लीजिए प्लीज।
सर स्वच्छता किसानों की बात करती है सरकार उस हाँ, बजट के अपना अंदर परिचय देके बस ये 2 क्वेश्चन ले लेंगे, अब खत्म करेंगे। सुप्रीत सिंह सबका हरियाणा से किसानों की बात करती है सरकार। इस बजट के अंदर एमएसपी, वित्तीय सहायता या ऋण माफी की कमी दिखाई देती है। बैठिए, देखिए, अगर आप बजट को उठाएंगे और किसान के लिए, कृषि के लिए क्या किया है उसका निरपेक्ष भाव से मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सरकार ने 14 से लेकर आज तक किसान की खुशहाली के लिए जो कदम उठाए हैं, इस बजट में उनमें कुछ ना कुछ जोड़ा है। ऋण माफी ही किसान के कल्याण का मार्ग नहीं है। और रही बात एमएसपी की, भाई साहब सुन लीजिए, प्रश्नकर्ता जी की ना ਤੁਹਾਡਾ सुप्रीत सिंह, जथेदार सुखप्रीत सिंह जी, एमएसपी पर समझ लीजिए, हमारी तुलना उस सरकार से होनी चाहिए, सरदार मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार से, जिसने एमएसपी को निपटाने की तैयारी कर ली थी। और हमने दुनिया के सामने पंजे गड़ा के ये सरकार बनने के बाद ये कहा कि कुछ भी हो जाए, हम अपने हिंदुस्तान के किसान को तब तक एमएसपी देंगे जब तक उसकी आवश्यकता है। हम अड़े दुनिया में प्रेशर है ना कि एमएसपी हटाओ। दूसरा, एमएसपी लागत से 1.5 गुना होना चाहिए। ये प्रोविजन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में, किसान आयोग की रिपोर्ट में कांग्रेस के समय में आ गया था। खूंटी पर कई साल तक वो रिपोर्ट लटकी रही। उस रिपोर्ट को लागू करके किसानों को एमएसपी देने का सिलसिला हमने शुरू किया। अब इस बात के झगड़े हो सकते हैं, कोई कहता है न्यू नहीं दो, न्यू दो, और ये भी हो सकता है कि हम तो देते ही नहीं। मैंने रोज टेलीविजन पे लट्ठम लट्ठा होना पड़ता है ना, बहुत सारे विपक्ष के प्रवक्ता आ जाते हैं, वो ये कहते हैं कि मतलब ऐसे भी मित्र आकर के बैठ जाते हैं जिनको एमएसपी की फुल फॉर्म पता नहीं होती, किसान आयोग की सिफारिश एक्चुअल में क्या है ये पता नहीं होती, और वो ये कहने लगते हैं एमएसपी दिया नहीं। जिनके खुद के खाते में एमएसपी जा रहा होता है 1.5 गुना, वो भी कभी कभी ऐसे सवाल कर लेते हैं। ये नैरेटिव की लड़ाई है। हम किसान के पक्ष की सरकार हैं। हम किसान की हर हाल में, हर अवस्था में सुरक्षा की चिंता करने वाली सरकार है। मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं। मेरे पिताजी इन दिनों तो खेती नहीं करते, 81वां वर्ष उनका चल रहा है। वो बैंक अधिकारी रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने भी खेती की है। खेत से मेरा और आपका जितना नाता है ना, खेत की जितनी चिंता आपको और हमको है, मैं ये मानता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी और नायब सिंह सैनी जी को भी उतनी ही है। स्वच्छता अभियान पे लाखों करोड़ लास्ट वन मैंने वादा कर दिया था, है राज्यसभा तो आगे चालू में भी आ जाऊंगा जी। सर, स्वच्छता अभियान पे पूरा बजट भी खर्च होता है। हाँ। 2 एजेंसियों को टेंडर भी दिए गए सफाई की। रोड का अलग है, डोर टू डोर का अलग है। कहाँ शहर की बात कर रहे हैं? सिरसा की। उसके बाद भी 5.5 सर्वे में बस नीचे गिर मैं चुके हैं। इस पर यूं ही कहूंगा, केवल इतनी सी बात कहूंगा, 5.5 से पायदान नीचे गिर चुके हैं। पहली मैं इस पर इतना ही कहूंगा। अगली बार जब आऊंगा तो, हालांकि नगर परिषद के चेयरमैन मेरे साथ बैठे हैं, क्योंकि आज विषय पूरे प्रदेश के बजट का था, इसलिए इस पर्टिकुलर विषय पर ना मैं उनसे कहूंगा टिप्पणी करने के लिए, ना मैं करता। लेकिन सिरसा शहर की स्वच्छता की व्यवस्था बेहतर हो, भाई अगली बार अगर शांति स्वरूप जी भोजन पे बुलाएंगे मुझे और आपको, फिर इनसे हिसाब मांगेंगे इकट्ठे मिलके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बातें नहीं हमें सवालों के लिए